हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई आप सभी। आज काफ़ी गैप के बाद में ये वीडियो बनाने को टाइम मिल रहा है, तो माफ़ी चाहेंगे इतने लंबे टाइम तक वीडियो नहीं बना पाए हैं। आज हम जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो, तो आप सभी को मालूम है कि ये एग्जाम के पर्पज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका सीडीपी का जो पोर्शन रहता है, आपका पीआरटी में भी अगर ये पूछा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट ईयर 20 में फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में, दोनों लेवल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम प्रिंसिपल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें नॉर्मली तो यहाँ पर 9 से 10 जो है टोटल सिद्धांत होते हैं। इनका क्रम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो विकास की दिशा का सिद्धांत। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है अपने आप में, हर एक जो है इसमें सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कई बार, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं विकास की दिशा के सिद्धांत से, जैसा कि लास्ट ईयर पूछा भी गया है। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत से पूछे जाते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन होता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत में, कंफ्यूजन होता है आपके एकीकरण और सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत में। ये यहाँ पर ये जो ऐसे दो सिद्धांत है जो आपको हर बार कंफ्यूज करते हैं, और इनको ही हम अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन होता है वहां पर हमारा नंबर कहीं ना कहीं फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूंगी आपको कि अगर आप फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड की कर रहे हो तो कम से कम 2 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर। तो इसे तैयार कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे निरंतरता का सिद्धांत। देखिए भाई, आपको अभी तक अपना सिलेबस और पैटर्न ये तो सब क्लियर हो गया होगा कि लास्ट ईयर से ही मतलब पैटर्न थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसमें अभी तक 2 एग्जाम हो चुके हैं, तो उसमें पैटर्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर पूछा जाने लगा है। तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा चीजों को डीपली समझना है, ताकि जब आप कोई भी प्रैक्टिस करें तो आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूं, और आपको हर एक नंबर पर अपना 100% देने का मौका मिले। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, यानी जो बाल विकास के सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत का मतलब यही होता है कि जैसे बच्चा है, बच्चे का जीवन आगे बढ़ रहा है, तो वो किसी ना किसी रूल को या फिर किसी प्रिंसिपल को फॉलो करके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जिन सिद्धांतों पर बच्चे का जीवन आगे चल रहा है तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। हमारा जीवन, आपका जीवन हुआ तो सभी का जीवन किसी ना किसी सिद्धांत पर चलकर आगे बढ़ा है। ठीक है, उसी तरीके से आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप भी ये देखोगे कि उसको भी जो है वो आगे बढ़ रहा है, अपना जीवन आगे बढ़ रहा है, तो उसको वो कौन कौन से सिद्धांतों पर जो है चल के आगे वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये क्या होता है, बच्चों में विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ना, वो कभी नहीं रुकती। पहली बात तो यह है कि वो कभी नहीं रुकती है, जब तक उसका जीवन बना रहेगा यह सतत रूप से चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंटिन्यू चलने वाली विशेषता किसकी है, सतत चलने वाली विशेषता किसकी है, वृद्धि की है या फिर विकास की है। वृद्धि का मतलब यहाँ पर ग्रोथ से है कि बच्चा की कितनी हाइट हो रही है। तो हाइट तो एक टाइम के बाद में रुक जाती है, तो वो निरंतर थोड़ी ना चलेगी, तो विकास चलेगा। विकास का मतलब होता है बच्चे के गुणों में वृद्धि। ठीक है, तो बच्चे के गुणों में वृद्धि लगातार होती रहती है। ठीक है, उसका विकास लगातार होता रहता है। तो बच्चे का विकास माँ के गर्भ में जैसे ही वो भ्रूण बनता है, माँ के गर्भ में जैसे ही भ्रूण बनता है, बच्चे का विकास वहीं से शुरू हो जाता है, और जब तक उसका जीवन रहता है तब तक वो अनवरत चलता रहता है, अविराम चलता रहता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, और इस वजह से हम कहेंगे कि बच्चे का जीवन जो चल रहा है, बच्चे का जो विकास हो रहा है वो निरंतर है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो वो कौन से सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, तो वो निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है, वो ये कि जो विकास होता है इसकी गति कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। जैसे हम बात करें कि शैशव अवस्था में तेज हो जाती है। ठीक है, शैशव अवस्था में इसकी गति तेज हो जाती है। ठीक,
यहाँ पर हम बात करेंगे ये, ठीक। और बाल्यावस्था में क्या होता है कि इसकी गति धीमी पड़ जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था में आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में होता क्या है कि बच्चा जल्दी जल्दी मतलब चीजों को सीखता है, बोलता है, क्वेश्चन करता है। बाल्यावस्था में एक लंबी अवधि होने के कारण इसमें बहुत से चेंज आते तो है, लेकिन बहुत ही मतलब उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। इसको ठहराव की अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन फिर से इसकी जो मतलब स्पीड होती है विकास की, वो किशोर अवस्था में बढ़ जाती है। बच्चा क्वेश्चन करता है, बच्चा बहुत सी चीजों को सीखता है, बच्चे का मस्तिष्क का विकास भी होता है, बच्चे संवेगात्मक रूप से भी मजबूत होता है, बच्चा सामाजिक तौर पर भी मजबूत होता है, ठीक। तो इस वजह से हम कहेंगे कि शैशवावस्था में और किशोर अवस्था में विकास की गति तेज हो जाती है, वहीं पर बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर विकास की गति में देखने को कहाँ मिलेगा आपको, तो कहाँ मिलेगा, बाल्यावस्था में मिलेगा, ठीक है। और तेज रफ्तार कहाँ पर मिलेगी, शैशवावस्था और किशोर अवस्था में, ठीक है। वैसे तो निरंतर चलता है जब तक जीवन है, लेकिन ये दो अवस्थाएं विशेष तौर पर जो है मुख्य मानी जाती है, ठीक। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है यहाँ पर, इसीलिए कहा जाता है कि विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, लगातार बढ़ते रहने से, जैसे कि आप घर में अपने घर में कोई पौधा लगाओ तो वो क्या होता है, धीरे धीरे पेड़ बन जाता है ना। वैसे ही एक शिशु से एक वयस्क बन जाता है और इसका एक क्रम होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस होने की वजह से ही क्या होता है, इसको क्रमबद्ध कहा जाता है। विकास को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित कहा जाता है, यानी कि इसको सिक्वेंशियल कहा जाता है, ठीक। वो क्यों, क्योंकि देखो जब एक बच्चा पैदा होगा तो वो पहले बैठना सीखेगा, फिर बैठने के बाद में वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद में खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद में वो दौड़ना सीखेगा, ठीक। इसका एक क्रम होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पैदा हुआ और चलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका एक क्रम होता है, ठीक। चलिए, अब निरंतरता के सिद्धांत को आपने समझ लिया है। यहीं से इतना, इस वाले सिद्धांत से इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि विकास की ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। अपने आप में विकास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक रूपता का सिद्धांत। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है, देखो यूनिफॉर्म वो यूनिफॉर्म नहीं जो बच्चे स्कूल में पहन कर आते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे हम है, इंसान है, तो इंसान का बच्चा इंसान के ही रूप में पैदा होता है, हाथी का बच्चा हाथी के रूप में पैदा होता है, ठीक है। गाय का बच्चा गाय के रूप में पैदा होता है। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं देखा होगा कि गाय को मतलब गधा पैदा हो रहा है, गधे को इंसान पैदा हो रहा है ना। या फिर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी को एक माँ को जो है 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ है, या फिर एक माँ को 9 साल का बच्चा पैदा हुआ है। आपने ये तो नहीं देखा है ना, ठीक। या फिर ये भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी को मतलब सिर के ऊपर पैर लगे हैं, ठीक है, और पैर जो है बिल्कुल मतलब जो सिर है वो नीचे की तरफ, ऐसा नहीं देखा ना। तो चाहे बच्चा किसी इस दुनिया में कहीं पर भी पैदा हो, इंसान का बच्चा इंसान के रूप में पैदा होता है, ठीक है। रूपता का मतलब वही है कि इंसान का बच्चा इंसान के रूप में पैदा होता है और जानवर का बच्चा जानवर के रूप में पैदा होता है। तो जब कहीं पर भी बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका एक अपना निश्चित रूप होता है। इस वजह से कहा जाता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो एक रूपता के सिद्धांत को भी फॉलो करता है, ठीक। बच्चा चाहे वह किसी भी जगह का हो, उसका विकास क्रम समान होता है, अर्थात चाहे बच्चा इंडिया का हो या पाकिस्तान का या फिर चीन का, विकास क्रम समान रहेगा। बच्चों, दूसरी बात यहाँ पर समझने की ये है कि बच्चों के जैसे कि सबसे पहले होता क्या है, आप ये देखते हो कि आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि भाई चीन के जो बच्चे हैं उनके दूध के दांत 12 साल में टूटते हैं, 13 साल में टूटते हैं, ऐसा नहीं सुना ना। नॉर्मली सभी सामान्यतः आप ये देखते हो कि बच्चों का जो विकास होता है उसमें सबसे पहले उसके दूध के दांत टूटते हैं, फिर उसके सिर में मतलब मजबूती आती है, ठीक है। उसके सिर में मजबूती आएगी, फिर उसके धड़ में मजबूती आएगी, फिर उसके हाथों में मजबूती आएगी, फिर उसके पैरों में मजबूती आएगी। तो ये एक क्रम होता है और हर कोई बच्चा इसी रूप में बड़ा होता है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि बच्चा जो है एक रूपता के सिद्धांत को फॉलो करता हुआ बड़ा होता है, उसका विकास एक रूपता के सिद्धांत को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है।
सभी बच्चों में विकास एक ही इसी क्रम से होगा। अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग हो जाती है, कोई जल्दी बढ़ जाता है तो कोई देर से बढ़ता है, परंतु क्रम सब में समान होता है। आपने ये देखा होगा कि जैसे इंडोनेशिया है, अमेरिका है, तो वहां के बच्चों की जो हाइट है जल्दी निकल आती है, ठीक है। हमारे साइड के चीन की साइड हुआ या फिर हमारे साइड फिर भी ठीक है, इंडिया में फिर भी ठीक है, चीन की साइड हुआ तो उनकी हाइट जल्दी इतनी नहीं निकलती है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दे कि उनका विकास का क्रम मतलब एक ही समान चलेगा, नहीं। जो विकास का क्रम है, वो विकास का जो क्रम है वो तो समान रहेगा, लेकिन जो गति है, गति को यहाँ पर आपको फोकस करना है। गति किसी की धीमी हो जाती है तो किसी की मतलब तेज हो जाती है, कोई जल्दी विकास कर लेता है, कोई देरी से विकास करता है, ठीक है। ये आपको समझना है। तो एक रूपता का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल टू इंटीग्रेशन। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो वह शुरू में कोई भी चीज पकड़े, कोई भी चीज उसके सामने है तो वो अपने शुरू में हाथ में अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है। जैसे पेन को भी वो कैसे पकड़ेगा, मुट्ठी से पकड़ेगा। आप उसके सामने पानी का गिलास रख दो, फोन रख दो, पेन रख दो, बॉल रख दो या फिर कोई पेपर रख दो, ठीक है। या फिर एक कोई छोटी सी मतलब बहुत जो जिसको आप उंगली से पकड़ सकते हो, आप वो चीज रख दो, जैसे कोई पिन रख दो, ठीक है। तो बच्चा हर एक चीज को मुट्ठी से उठाता है। वो अपने उस चीज को उठाने के लिए वो पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, पूरे शरीर का, स्पेसिफिक नहीं करता। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो दिमाग नहीं लगा सकता अभी, उसके मस्तिष्क का अभी विकास नहीं हुआ है, तो वो अभी शारीरिक रूप से अपने शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो जैसे पेन होता है, बॉल होती है, तो ऐसी चीजों को वो हाथ से नहीं उठाता बल्कि उंगली से पकड़ना शुरू कर देता है। अब आप ये समझ लो कि जब बच्चा ऐसा करना शुरू कर दे तो उसका मस्तिष्क भी काम करने लग गया है। यानी कि जब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रक्रियाओं को करना शुरू कर दे, तब हम कहेंगे कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में एकीकरण हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना आपको जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर शर्ट के बटन लगाना, इसी तरह पूरे शरीर को चलाने के साथ साथ वह अपने अंगों को भी चलाना सीख जाता है और बाद में उन भागों को भी एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे से साइकिल चलाना कहो, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को हम चलना सिखाने के लिए वो एक आता है, गटूलना टाइप आता है, तो आप उसको देते हैं तो वो क्या करता है कि कभी भी उसको मतलब जैसे चलता है तो पैर उठा रहा है और जो है आगे मतलब पूरे शरीर से उसको धकेल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो साइकिल चलाना सीखता है, तो वो हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, ठीक है। और वो मतलब हैंडल भी मोड़ता है, ब्रेक भी लगाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो अपने शरीर के सभी अंगों को एक साथ में चलाने में सक्षम है, पूरे शरीर को एक साथ में नहीं धकेलता है, ठीक है। हाथ का काम हाथ से करता है, पैर का काम पैर से कर रहा है, मस्तिष्क भी लगा रहा है कि भाई कहाँ पर जो है मुझे चीजों को मोड़ना है, कहाँ पर ब्रेक लगाना है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से जब समस्त अंगों का एक साथ में बच्चा प्रयोग में लाना शुरू कर देता है तो उसको हम कहते हैं कि बच्चा एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार विकास कर रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। चलिए अब 4 नंबर यहाँ पर समझेंगे। 4 नंबर है कि सामान्य से विशिष्ट विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे इसमें जो एकीकरण का सिद्धांत है और आपका सामान्य से विशिष्ट है, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और हर बार गलती कर देता है। तो आई होप आप सामान्य जो एकीकरण का सिद्धांत है वो आप समझ गए होंगे, है ना। जब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अपने समस्त अंगों को अलग अलग क्रियाओं के आधार पर उनको प्रयोग करना एक साथ में शुरू कर देता है तो वो एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार विकास कर रहा है। लेकिन जब बात आती है सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य यानी कि मोटी मोटी या फिर ग्रोस बातों को सीखना शुरू करता है और बाद में विशिष्ट बारीकी वाली बातों को समझना शुरू कर देता है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा शुरुआत में अगर हम कलर की बात करें तो कौन कौन से कलर को हम वो जानता है, लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, यही कलर उसकी नजर में होते हैं दुनिया में, उसके हिसाब से यही 6 रंग होते हैं,
है ना। लेकिन उसको ये अभी नहीं पता है, जैसे ही वो बड़ा होता है वो ये भी जानता है कि इनके संयोजन से इनको मिलाकर हम प्राथमिक कलर भी बना सकते हैं, हम द्वितीय कलर भी बना सकते हैं, ठीक है। वो ये बाद में जानता है। कहने का मतलब ये जो गहराई वाली चीजें हैं, जो विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, यानी कि फॉर एग्जांपल उसको मैं एक पेड़ दिखा दूं, ठीक है, और उसको पेड़ दिखाकर बोलूं कि भाई पेड़ का काम क्या है, तो वो कहेगा छाया देना और फल देना, ठीक है। लेकिन अभी क्या उसको ये पता है कि और भी अन्य कितने काम हैं जो अपने आप में विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब यही होता है कि वो जो गहरी बात, मतलब बारीकी वाली बात है, जो जनरली अभी उसको नहीं पता है, ठीक है। उसको जनरल मतलब उसको वो बेसिक नॉलेज है। बेसिक से जब स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, बच्चा डेप्थ की चीजों को सीखता है ना। अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको मैं एक पेन दे देती हूँ तो वो पेपर पे ऐसे 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 गोल 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 जो है उसको घुमाता रहेगा, ठीक है। उसका मतलब यही है कि अभी वो उसका यूज नहीं जानता है। जब वो उससे लिखना शुरू कर दे, जब उससे ड्राइंग बनाना शुरू कर दे, जो मतलब अन्य काम भी करना से शुरू कर दे, जो जो कहेंगे कि वो एक स्पेसिफिक टर्न की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी उसके भी अन्य यूज जो अभी बच्चा नहीं जानता है। सामान्य यूज तो वो जान गया है, लेकिन अन्य यूज वो अभी जो नहीं जानता है वो विशिष्ट की कैटेगरी में आते हैं। और वो स्टार्टिंग में नहीं जानता, छोटे रूप में नहीं, छोटा जब बच्चा होता है तब नहीं जानता, जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो तब जानता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कहते हैं कि जब बच्चा की जानकारी एक अलग लेवल पर जाने लग जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि बच्चे का विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक, और वो सामान्य जनरली उसको जिसने मतलब अभी तक उसने जनरली जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं वही देखा है, वो उसको उसी को चला सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो स्टंट करना शुरू कर दे, साइकिल को झटके से घुमाना शुरू कर दे, साइकिल को उल्टा सीधा मोड़ना शुरू कर दे, तो आपको मतलब ये समझ लेना चाहिए कि बच्चा अब सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि सामान्य से विशिष्ट ये होता है कि बच्चे की जानकारी बढ़ रही है और बच्चा जनरल से स्पेसिफिक चीजों की तरफ जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, या फिर वो जो क्रियाएं कर रहा है, मतलब जैसे खेलने कूदने की क्रियाएं भी है, तो खेलने कूदने की क्रियाओं में भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्रियाएं कर रहा है जो नॉर्मली छोटा बच्चा नहीं कर सकता, ठीक। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल टू डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। सिर पदामुखी, मस्तकोद्यमुखी, अनुदैर्ध्य, शीर्षगामी, इसके हिंदी में कहे तो बहुत सारे नाम हैं। आप मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको इंग्लिश में याद रखें, है ना। तो सेफलिकोडल और समीप दुरामुखी, उद्धमुखी, इसको हिंदी में भी इसको भी कई सारे नाम हैं, और प्रोक्सीमोडेस्टियल। तो देखो आप इंग्लिश में इसको याद करो। एक होता है विकास की दिशा के अंतर्गत, एक होता है सेफलोकोडल विकास और एक होता है प्रोक्सीमोडेस्टियल विकास। तो इनको अलग अलग अब हम समझ लेते हैं किस प्रकार से। अगर हम बात करें सेफलोकोडल की, तो ये क्या होता है, जब विकास की दिशा के सिद्धांत की बात आती है तो बच्चे का विकास सिर्फ एक तरीके से नहीं करता, बच्चे का विकास दो तरीके से होता है। कहने का मतलब एक होता है उसके सिर से पैरों की में जब मजबूती आती है, पहले उसके सिर में मजबूती आएगी, फिर उसके जो है धड़ में मजबूती आएगी, फिर उसके जो है पैरों में मजबूती आएगी। तो इस तरीके से जब विकास चलता है तो इसे हम कहते हैं सेफलोकोडल, है ना। कैप से आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस शीर्षगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे के शरीर का विकास सिर से पैर या ऊपर से नीचे की तरफ अनुदैर्ध्य दिशा में, यानी कि वर्टिकल में इस तरीके से चलता है, ठीक। ये आप समझ गए। अब ये तो हो गया कि पहले आप बच्चे ने सिर उठाना शुरू कर दिया, जैसे वो 3-4 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ तो उसके धड़ में मजबूती आ गई, तो वो जैसे उल्टा लेटा रहता है तो अपना धड़ उठाना शुरू कर देता है। 3-4 महीने का, 4-5 महीने का हो जाता है तो वो बैठना शुरू कर देता है, और 7 से 6 महीने में वो जो है घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है, और 10 से 11 महीने में जो है जब उसके पैरों में मजबूती आ जाती है, तो वो जो है चलना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरीके से इसे हम कहेंगे क्या, सेफलोकोडल, यानी कि सिर से पैर की तरफ जब उसमें मजबूती आती है तो इस विकास को हम सेफलोकोडल बोलते हैं। अब बात करें, जैसे कि उदाहरण के साथ में यहाँ पर समझेंगे कि सिर से धड़, धड़ से पैर के क्रम में शरीर में मजबूती आती है, तो यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चलने से पहले जब बच्चा सिर पर नियंत्रण कर ले
और धड़ पर नियंत्रण कर ले, उसके बाद में चलना शुरू करे, तो ये किस प्रकार का विकास हो रहा है? तो आप कहोगे कि सेफलोकोडल हो रहा है। उसके बाद धड़ के सहारे सिर उठाना लगता है, जैसे वो पलटियां भी मारना शुरू करता है। आप अगर आप जनरली आप देखोगे तो, है ना, पलटियां भी मारना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वह पैरों को घसीटने लगता है और वह घुटनों के बल सुनना शुरू कर देता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इस प्रकार यह गामक सिद्धांत का अनुसरण करता है। आप ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर जो है जरूर ध्यान रखें, यह गामक सिद्धांत का अनुसरण करता है। यानी कि यहाँ पर जो चीजें जैसे जैसे मजबूती आती रहती है, बच्चा जो है मूव करने लगता है उसी पार्ट को। पहले सिर को घुमाना शुरू कर देता है, फिर धड़ को उठाना शुरू कर देता है, फिर पैरों को घसीटना शुरू कर देता है, फिर पैरों से चलना शुरू कर देता है, तो मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, और ये एक क्रम को फॉलो करता है। ठीक, तो इसीलिए कहेंगे कि इसको ये गामक सिद्धांत का अनुसरण करता है। बच्चों के शरीर में वृद्धि और विकास जो है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्रम लंबवत यानी कि वर्टिकल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्रम रहेगा सेफलोपोडल में, ये लंबवत रहेगा, वर्टिकल रहेगा। ठीक, अब समझो यहाँ पर प्रोक्सिमोडेस्टियल को। प्रोक्सिमोडेस्टियल बच्चों में किस प्रकार से विकास होता है? बच्चों में आपने ये तो समझ लिया। अब होता क्या है कि बच्चे के शरीर के केंद्र, ये जो सेंटर है यहाँ पर, पहले यहाँ पर मजबूती आएगी, यानी कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है, उसके केंद्र में मजबूती आती है। उसके बाद से उसका हृदय, उसके इस तरीके से अन्य पार्टों में जो साइड में है, ठीक है, जो साइड में है, इस तरीके से उनमें मजबूती आती है। ठीक, तो इसमें बच्चों के शरीर का विकास केंद्र से बाहर की ओर, यहां से और इस तरीके से ऐसे चलेगा, केंद्र से बाहर की ओर, अर्थात रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है, जिसके तहत बच्चों के अंगों में पहले रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है, उसके बाद हृदय में, उसके बाद हाथ की मांसपेशियों में मजबूती आती है। इसीलिए भुजाओं की मांसपेशियां उंगली से पहले मजबूत हो जाती है। उंगलियों में तो बाद में आएगी, उंगलियों में बाद में आएगी, तभी तो बच्चे में एकीकरण बाद में होता है। ठीक है, बच्चे में विशिष्ट काम करने की क्षमता बाद में आती है, जनरल पहले आ जाती है। ठीक, जनरल यानी कि पूरे शरीर को यूज करना। ठीक है, चलिए ये आप बात समझ गए। तो प्रोक्सिमोडेस्टियल का मतलब है कि बच्चे में जब विकास आपसे पूछा जाए कि केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है, यानी कि बीच के हिस्सों में मजबूती पहले आती है और बगल के हिस्सों में, बराबर के हिस्सों में, जो बाहर के हिस्से हैं, जनरली अंदर से बाहर, यहां पर ये शब्द मुझे यूज करना है, अंदर से बाहर। ठीक है, यानी कि इस तरीके से, अंदर का मतलब ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब यहाँ से मजबूती चलते हुए इधर साइड में आएगी, इधर बगल में आएगी, हृदय में आएगी, फिर भुजाओं में आएगी, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा? प्रोक्सिमोडेस्टियल, यानी कि जिसे हम हिंदी में समीप, दूराभिमुखी, उधोमुखी, हिंदी में आप याद मत रखो, इसमें कई बार मतलब ऐसे शब्द यूज कर लिए जाते हैं जो मतलब पहचान में नहीं आते, समझ में नहीं आते, तो प्रोक्सिमोडेस्टियल से आप इसे याद रखिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए, अब एक और सिद्धांत इसमें होता है, वो होता है पूर्व अनुमानित भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्या हम बच्चे के विकास का अनुमान लगाकर पहले ही बता सकते हैं कि आगे वो किस क्षेत्र में जाने वाला है? इसे कहते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, और इसे कहते हैं, आप कहोगे इसे पूर्व अनुमानित भविष्यवाणी का सिद्धांत। ठीक है, जब हम बच्चे के हाव भाव, उसके गुण, उसकी क्रियाएं, उसके एक्टिविटी को देखकर, है ना, उसकी इच्छाएं, उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचियों को देखकर ये समझने लगते हैं, ये मतलब अनुमान लगाने लगते हैं कि ये तो बहुत मजबूत है ना, ये तो मतलब बड़ा क्रिकेटर बनेगा, ये तो बहुत मतलब ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखता है कि किसी भी चीज को खोल कर बैठ जाता है, ये तो बड़ा मैकेनिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक है, वो एरोप्लेन उड़ा रहा है, वो हर एक चीज में एरोप्लेन की मतलब जो है चीजों को ढूंढता है, तो ये बड़ा पायलट बनेगा। तो ऐसे बच्चों के मतलब चीजों को देखकर, उनकी क्रियाओं, उनको इंटरेस्ट, उनकी एक्टिविटी को देखकर जब अनुमान लगा दिया जाए, तो हम कहेंगे कि वो विकास की पूर्व अनुमानित सिद्धांत के अनुसार हम बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब है नेक्स्ट सिद्धांत, वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि देखो, इस दुनिया में कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो, वो एक बच्चा, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपके बच्चे होंगे, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे आपके बगल वाला बच्चा हो, चाहे आपके कोई भी बच्चा, आपके आपसे अलावा, आपसे दूसरा जो बच्चा है, वो अपने आप में विशिष्ट है, वो भिन्न है, आपसे भिन्न है। ठीक है, एक बच्चा दूसरे जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या तो उसके गुणों में,
को एक दूसरे से वो अलग होंगे, इंटरेस्ट में अलग होंगे, रंग रूप में भी अलग होंगे, आदतों में भी अलग होंगे, व्यवहार में भी अलग होंगे। ठीक है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से हमेशा ही अलग देखने को मिलेगा, भिन्न मिलेगा। इसी वजह से ये भी कहा जाता है, ये भी देखा जाता है कि एक बच्चा चीजों को जल्दी समझ लेता है, एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ाता है सभी बच्चों को, लेकिन एक बच्चा जल्दी रिप्लाई कर देता है, दूसरा बच्चा नहीं कर पाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता ये इसका एक कारण होता है। ठीक है, तो बच्चों में विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। सभी बच्चों में विकास की गति समान बिल्कुल भी नहीं होती, किसी में धीमी होती है तो किसी में तेज होती है। इसका एक कारण तो वंशानुकरण भी होता है, वातावरण भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हर एक बच्चा इंटेलिजेंस में हुआ, इंटरेस्ट में हुआ, रंग रूप में हुआ, आदतों में हुआ, गुणों में हुआ, एक बच्चे से दूसरा बच्चा हमेशा आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या होता है? वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत ये होता है कि जो विकास होता है वो रेखीय गति से बिल्कुल भी नहीं चलता, यानी कि एक सीधी रेखा में, एक लाइन में वो बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो चलता कैसे है? देखो, विकास क्या होता है, सर्पिल होता है, रेखिक नहीं होता, क्योंकि बच्चे का विकास स्थिर गति से नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, स्थिर गति से वो नहीं होता है। जब आपको दे दे कि स्थिर गति से होता है, यानी कि अगर ये दे दे कि एक समान गति से चलता रहता है, ये भी गलत है। स्थिर गति से चलता है, ये भी गलत है, क्योंकि गति उसकी कभी धीमी कभी तेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन गति रुकती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये कह दो कि गति रुक जाती है, गति नहीं रुकती है, गति चलती रहेगी, लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो एक समान नहीं है, वो धीमी भी होती है, वो तेज भी होती है। ठीक है, क्योंकि वह एक अवस्था में प्रगति करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चा कौन सी अवस्था में, शैशव अवस्था में है। ठीक है, शैशव अवस्था में यहाँ पर बच्चा है, फिर उसके बाद वो आएगा बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में तो होता क्या है कि जैसे बच्चा शैशवावस्था से फिर बाल्यावस्था में जाता है, तो बाल्यावस्था में जाने से वो जो शैशवावस्था में उसने चीजें सीखी है, जो यहाँ पर गुण प्राप्त किए हैं, उनका एक्सपीरियंस लेकर वो अगली अवस्था में प्रवेश कर रहा है। और वो हर एक काम करने से पहले अपने पिछले अनुभव को जो है हर एक काम में इस्तेमाल करता है। और इस वजह से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे का दूसरा कारण है कि यहाँ पर बच्चे का विकास शैशवावस्था में बहुत तेजी से होता है। बाल्यावस्था में होता क्या है कि जो उसमें मानसिक और शारीरिक विकास हुए हैं, शैशवावस्था में जो मानसिक और शारीरिक विकास हो गए हैं, बाल्यावस्था में वो थोड़ा सा उनको उसकी बॉडी और उसका मस्तिष्क वातावरण से एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है। इसी वजह से यहाँ पर विकास की जो स्पीड है वो धीमी पड़ जाती है, स्लो पड़ जाती है। ठीक है, जब आपने कभी देखा होगा कि आप मतलब किसी दिन बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं, अगले दिन आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका लोड बढ़ गया है। ठीक उसी तरीके से शैशवावस्था में जैसे ही बच्चा यहाँ पर 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, 2 वर्ष तक वो बहुत चंचल रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत सी चीजें सीखेगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाता है, जैसे वो तीसरी अवस्था में 3 साल 4 साल की अवस्था में आता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि एकदम से उसने हाइट ज्यादा गेन कर ली है, एकदम से उसने वो जो है मस्तिष्क का विकास ज्यादा गेन कर लिया है। तो वो अभी क्या है कि यहाँ पर स्पीड धीमी पड़ जाएगी, और धीमी पड़ने के कारण ही उसकी जो हाइट है वो भी धीमी रूप से बढ़ेगी, है ना, रुकेगी नहीं, धीमी रूप से बढ़ेगी, और जो है मस्तिष्क का विकास भी धीमी रूप से होगा। फिर वो एंट्री करेगा किसमें, किशोर अवस्था में। और जैसे ही वो किशोर अवस्था में एंट्री करता है, ये स्पीड फिर से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था में वो प्रीवियस नॉलेज कौन सी यूज करेगा, बाल्यावस्था की करेगा। ठीक है, तो वो जो अनुभव है, जो नॉलेज है, जो बाल्यावस्था में उसने चीजें सीखी है, जो ज्ञान अर्जित किया है, उसे वो किशोर अवस्था का आधार बनाएगा। इस वजह से जो विकास है वर्तुलाकार, यानी कि जो बैक में स्टेज रही है, जो पिछली अवस्थाएं रही है, उनके ज्ञान को साथ में लेकर चलता है। तो इस वजह से ये स्पाइरल हो जाता है, वर्तुलाकार हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, और अपने आप में एक मतलब समझने वाली चीज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से ये मुड़ता हुआ चलता है, पीछे मुड़ता हुआ चलता है। ठीक, चलिए अब है यहाँ पर लास्ट ये अंतर संबंध विकास का सिद्धांत, यानी कि जितने भी विकास है बच्चे की, सामाजिक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, अलग नहीं होते। अगर बच्चे का एक पक्ष, फॉर एग्जाम्पल उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल
उसके पैरों का विकास अच्छे से नहीं हुआ, वो चल नहीं पाता है, उसका मस्तिष्क का विकास अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर उसके किसी कोई हाथ है उसका अच्छे से काम नहीं करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से अच्छा, मानसिक रूप से वो हमेशा खुश रहेगा? क्या हम कह सकते हैं कि वो उसका सोशल रूप से उसे समाज में अच्छे से अपनाया जाएगा, हर कोई उसे अपना दोस्त बनाना पसंद करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने देखा भी होगा जनरली लोग ऐसे बच्चे को कभी भी मतलब अपने बच्चों का फ्रेंड बनने से मतलब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बचाते हैं, और ऐसा बच्चा हमेशा जीवन भर कुंठा से भरा रहता है। उसे वो एप्रिसिएशन कभी मिलता ही नहीं है जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलता है, ठीक है। तो आप किसी मानसिक रूप से कमजोर बच्चे को देख लो, भले ही वो शरीर से हष्ट पुष्ट हो, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से कमजोर है तब उसको भी ये चैलेंजेस मतलब देखने को, फेस करने को पड़ते हैं, ठीक। तो इस वजह से कहें कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये सब विकास जरूरी है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक ये परस्पर परस्पर अंतर संबंधित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक भी नहीं होगा, शरीर बढ़ जाएगा, मस्तिष्क अपनी स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये परस्पर निर्भर जरूर रहेंगे, यानी एक दूसरे को प्रभावित जरूर करेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, डायरेक्ट हमसे जुड़ने के लिए आप इसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम से आप सीधे जुड़ सकते हो पीडीएफ के लिए। तो आई होप आपको कंप्लीट विकास के सिद्धांत क्लियर हुए होंगे। किसी भी सिद्धांत में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास की जल्दी ही कोशिश करूंगी कि जल्दी बनाऊं, ठीक है, बाय बाय।